देखिए मित्रों, आज हम क्लास में देखते हैं कि अभी तक हमने जो अब तक वीडियो में देखा और पढ़ा उस पर 1935 तक के अधिनियम को हमने विशेष तौर पे देखा है। अब एक मुख्य अधिनियम है जिस पे हम विशेष चर्चा करेंगे, कैबिनेट मिशन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कैबिनेट मिशन ये 1946 की बात है। अब देखिएगा, इसका थोड़ा सा देख लीजिए। विश्व युद्ध सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त ब्रिटेन में चुनाव हुआ। चुनाव उपरांत यहाँ लेबर पार्टी सत्ता में आई, लिबरल। और इनके नेता जो हुए, सदन नेता, प्रधानमंत्री इटली। इन्होंने क्या किया? 14 मार्च को 1946 को क्या किया? घोषणा किया सदन में। घोषणा सदन में क्या कहा? इन्होंने कहा भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके उपरांत ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, लेबर पार्टी सत्ता में आती है। इनके प्रधानमंत्री इटली द्वारा 14 मार्च 1946 को सदन में घोषणा किया जाता है कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसी क्रम में इसी घोषणा के क्रम में आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। मिशन भारत भेजा गया। ये इतिहास का विषय है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल थे। आप अपने इतिहास में देखेंगे या फिर आगे मैं इसको चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ सिर्फ इतना करूंगा कि कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे। यहाँ पे देखिए, कैबिनेट मिशन इसका उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता सौंपना। अब ये सत्ता तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ये है, हमने इस पर कब्जा किया, ये ले लो। सत्ता हस्तांतरण एक विधिवत प्रक्रिया होती है जिसमें एक राजा, जिसमें एक प्रधानमंत्री, जैसे आपके यहाँ एक निर्वाचन होता है, निर्वाचन उपरांत सत्ता परिवर्तन, जैसे उसके लिए चुनाव होते हैं, चुनाव बाद वोट काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने के बाद कौन जीतेगा, कौन है जो जीतता है फिर वो प्राप्त करता है। इसके लिए इतनी प्रक्रिया, इतना लंबा समय लगता है। तो सत्ता एक दूसरे देश द्वारा जब सत्ता का हस्तांतरण यहाँ किया तो कई आमूलचूल परिवर्तन भी होते हैं। चूंकि उद्देश्य भारतीयों को सत्ता सौंपना था, कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था वो भारतीयों को सत्ता सौंपना था। आप उसी क्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी क्रम में क्या हुआ? 1946 में, अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इसी क्रम में सितंबर 1946 में पंडित नेहरू
के नेतृत्व में पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई। और अंतरिम सरकार का गठन हो गया। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। आगे चल के अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। देखिए मित्रों, कैबिनेट मिशन का भारत भेजने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो लेबर पार्टी इटली, प्रधानमंत्री इटली का यह मान चुके थे कि अब भारत, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हुई और अब उनकी सत्ता सीमित होने लगी। उनका जो एक वर्चस्व था, कहा जाता था कि जिनके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, वो अब उनका स्थान अमेरिका ने ले लिया और वो अपने आप को सिकुड़ते चले गए। ऐसी परिस्थितियों में भारत में तेज उग्रवाद, मतलब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां और तीव्र हो गई और यह ब्रिटेन के लिए, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर अमेरिका का भी दबाव था कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, चीन का भी दबाव था, रशिया का भी दबाव था। कई महत्वपूर्ण देश जो है वो कहीं ना कहीं भारत की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। ऐसे में ब्रिटेन के लिए अब यह मुश्किल भरा कदम था कि भारत को वो अपना उपनिवेशवाद बना के रखते। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उपनिवेशवाद का जैसे अंत होना आरंभ हो गया। ठीक है, तो ब्रिटेन ने वहां पे जो नई सत्ता आई, उसने क्या कहा कि ये कहा कि हम कैबिनेट मिशन भेज रहे हैं। इटली साहब, प्रधानमंत्री इटली साहब ने कैबिनेट मिशन को कहा कि हम भेज रहे हैं और इसका उद्देश्य ही है भारत को सत्ता सौंप देना। अब सत्ता सौंपने के लिए उन्होंने क्या किया, अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी। सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। इस मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, हालांकि प्रारंभ में ये शामिल नहीं हुए, लेकिन 1946 में जब ये मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई, हालांकि उनमें ये शर्त हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो देश के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ये खींचतान चलता रहा। माउंट बेटन कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी, इसके बाद में इनका उद्देश्य अंतरिम सरकार का गठन और ये कहा गया कि भारतीयों द्वारा अपना संविधान निर्माण करने का कार्य भी सौंप दिया गया। जब ये सरकार का नेतृत्व, अंतरिम सरकार का गठन हो गया, तो इसके बाद में एक आता है माउंट बेटन योजना। फिर अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, चूंकि मुस्लिम लीग अपनी मांग पे अड़ी हुई थी कि उसे वो किसी अन्य चीज पे नहीं, सिर्फ वो पाकिस्तान अलग एक राष्ट्र के मांग पर वो अड़ी हुई थी और देश में कत्लेआम, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। ऐसे में माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, इसी को मन बाटन कहा भी जाता है, सामान्य बोलचाल में मन बाटन योजना, ठीक है, माउंट बेटन को कहा जाता है। ठीक है, इसने एक रूपरेखा तैयार किया भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की रूपरेखा। इसने को दो भागों में बांटने की योजना, की। इसका भारत में विरोध हुआ। भारत को बांटने की योजना, हालांकि मुस्लिम लीग उस पर अपनी मांग पे अड़ी हुई थी, उसको सिर्फ और सिर्फ उसको पाकिस्तान से ही वो संतोष करती। माउंट बेटन साहब जो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, वायसराय थे, गवर्नर जनरल कह लीजिए, माउंट बेटन साहब, ये जाते हैं ब्रिटेन और वहां पे सरकार को, प्रधानमंत्री को समझाते हैं स्थिति, और उस हिसाब से 3 जून की योजना माउंट बेटन योजना होती है। भारत पाक बंटवारा, भारत
पाक बंटवारा। और इसके लिए माउंटबेटन साहब जो है जवाहरलाल नेहरू मतलब कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि बंटवारे के सिवा और कोई विकल्प है नहीं। इस क्रम में आप देखेंगे कि भरे मन से ये और ये तैयार होते हैं और ये दोनों लोग जाके गांधी जी को समझाते हैं कि बंटवारे के सिवा। गांधी जी हालांकि अंतिम समय तक बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन भरे मन से उन्होंने बंटवारे को स्वीकार किया। ठीक है, भारत पाक बंटवारा हुआ और ब्रिटिश इसके उपरांत ब्रिटिश संसद में, इसके माउंटबेटन योजना के हिसाब से ब्रिटिश संसद में आप देखेंगे ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित। ये कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। इसी को विधि को रूप दे दिया गया, जो ठीक ना, ये पारित हो गया। इसीलिए कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? ये ब्रिटिश द्वारा भारत के लिए पारित सबसे अंतिम विधि थी। ये हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये डेट हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्न आए हैं। माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप इतिहास विषय में देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य थे, क्रिप्स थे, आप देख लीजिएगा वहां पे। अब आते हैं हम संविधान सभा का गठन। देखिए मित्रों, संविधान सभा का गठन जो है हमारे यहाँ, वो देशी रियासतों और अंग्रेजी क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर, देखिए ऐसे हुआ था। देशी रियासत, संविधान सभा, संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा हो गया ये। अब हम देखते हैं इनका गठन कैसे हो। देखिए, एक अंग्रेजी क्षेत्र था भारत में और देशी रियासत। देखिए, ये भारत था, फिर से बना दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा, जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। देशी रियासत, ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश क्षेत्र हो गया, ये हो गया देशी रियासत। यहाँ के सदस्य जो होते हैं ब्रिटिश क्षेत्र, ये माना गया था इनका निर्वाचन जो है 10 लाख पर। एक बार पूछा गया प्रश्न, 1 2 3 मनोज, कुल मिलाकर
299 सदस्य थे। किसके? संविधान सभा के। ठीक है। अप्रत्यक्ष मतदान, ठीक है। इस संविधान सभा ने देश के संविधान के निर्माण का कार्य शुरू किया। अब देखिएगा मित्रों, ये मैंने समझा दिया। ब्रिटिश क्षेत्र, देशी रिया, भारत में दो चीजों में ब्रिटिश क्षेत्र और देशी रियासत। ब्रिटिश क्षेत्र से जो सदस्य आए वो निर्वाचन के आधार पर आए, देशी रियासतों ने नियुक्त अपॉइंटमेंट किया, मनोनीत किया। अब आप देखिएगा, संविधान सभा जो है, संविधान सभा जो था देखिए, संविधान सभा जो था मित्रों वो गठन हुआ। इसके बाद में संविधान सभा का BN राव, एक नाम जान जाइए, BN राव। BN राव साहब थे। इन्होंने क्या किया था, संविधान को इन्होंने ही लिखा था, संविधान को लिखा। इसके लिए इन्होंने कई देशों की यात्राएं की, यात्रा किया तथा BN राव साहब ने कई देशों की यात्राएं की और वहां के विभिन्न देशों के संविधानों का इन्होंने परीक्षण किया, अध्ययन किया और उसके बाद में वहां जो संविधान में जो अच्छी चीजें थी उनका उल्लेख, उसको उन्होंने अपने पास रख लिया और भारतीय परिस्थितियों में देखा कि कौन सी चीज भारतीय परिस्थितियों में हमारे संविधान में समाहित की जा सकती है। उन सब चीजों को लेकर उन्होंने संविधान को तैयार किया। इसके बाद में 24 अगस्त 1947 को, अगस्त 1947 को इनके द्वारा तैयार संविधान पे, ठीक है, संविधान पर विचार विमर्श हेतु एक कमेटी का गठन, एक समिति का गठन, क्या नाम था उसका, प्रारूप समिति। और इस समिति, प्रारूप समिति, और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। फिर प्रारूप समिति का जो गठन हुआ उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। इनके अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन हुआ उसने विचार विमर्श किया और कई संशोधनों के बाद में इसको संविधान सभा के सामने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
देखिए, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की और 21 फरवरी 1948 को इस पर विचार विमर्श हेतु प्रथम वाचन, तृतीय वाचन और तृतीय वाचन हुआ और उसके बाद में संविधान सभा ने संविधान का अप्रूवल कर दिया। तमाम संशोधनों के बाद में संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृति दिया। देखिए, संविधान को स्वीकृत संशोधन उपरांत, कई संशोधन उपरांत देखिएगा मित्रों, संविधान निर्माण एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया, जो जटिल प्रक्रिया है। किसी देश का संविधान बनाना जो कि अमूलचूल उस देश का अमूलचूल मूल विधि बने और उसके आधार पर देश का संचालन, वो भी भारत जैसे देश जहाँ पे विभिन्न प्रकार की संस्कृति, अनेक संस्कृतियां और भाषाएं उपलब्ध हो, ऐसे देश को एक संविधान द्वारा एक ही बंधन में बांध देना, ये इतना आसान नहीं था जितना हम लेख में आज देखते हैं संविधान है। इसके लिए एक अथक परिश्रम, गजब के वो लोग थे, गजब की उनकी बौद्धिक क्षमता थी। जब आप संविधान को पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें देख मतलब उन लोगों की गजब की बौद्धिक क्षमता थी, जो इस देश को बांधने का उन्होंने ऐसा काम किया है इस संविधान के माध्यम से। ये BN राव साहब, जो कि संविधान को जिसने लिखा है और जितने कई देशों की यात्राओं को करके फिर संविधान को लिखा था, उस संविधान को जो BN राव साहब द्वारा तैयार किया गया था, उसमें अगस्त 1947 में विचार विमर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर साहब की नियुक्ति की गई, अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई और ये कहा गया कि ये प्रारूप समिति ये देखेगी डॉक्टर BN राव साहब द्वारा तैयार संविधान को क्या उसी रूप में या कुछ संशोधन की जरूरत है, उस रूप में अप्रूवल दिया जाए। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पूरे संविधान सभा जो संविधान लिखा गया था उसका उन्होंने परीक्षण किया, उनकी समिति के सदस्यों ने मिलकर परीक्षण किया और 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अंबेडकर साहब ने प्रस्तुत किया, जिसमें कई संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कई संशोधन प्रस्तुत किए गए। उन संशोधनों को स्वीकार करते हुए, जैसे कानून पास करने के 3 वाचन होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है, कानून को प्रस्तुत किया जाता है, पटल पे रखा जाता है। द्वितीय वाचन में उसमें विचार विमर्श होता है, संशोधन मांगा जाता है, संशोधन स्वीकार भी किया जाता है, स्वीकार भी किया जाता है और तृतीय वाचन में उसको अप्रूवल दे दिया जाता है। ठीक है, तो 3 वाचन में संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृत कर लिया। संविधान को, इसको आप जानते हैं कि इस प्रकार से जब संविधान स्वीकृत हुआ तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि जो संविधान सभा बनी थी, क्या संविधान सभा ने सिर्फ प्रारूप समिति का गठन किया था या उसमें अन्य भी समितियां बनी थी। तो देखिए, संविधान को जो पूरा लिखा गया था वो केवल यही नहीं था, प्रारूप समिति ने तो पूरे संविधान की वो की है, पूरे संविधान पे विचार विमर्श किया है, मंत्रणा की है, उसके बाद में संविधान सभा के रखा था। लेकिन देश में अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी समितियों का गठन किया गया था। जैसे झंडा क्या होगा, उसके लिए झंडा समिति बना। केंद्र राज्य संबंध क्या होगा, उसके लिए अलग समिति बनी। केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होती, केंद्रीय समिति बनी। ऐसे प्रकार पर करीब 8 या 10 समितियों का गठन किया गया था। उन समितियों को, मुख्य समितियों को जानना और उनके अध्यक्ष को जानना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए एक चीज और यहां से देख लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1947 को 46 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। प्रथम बैठक याद रखिएगा, प्रथम बैठक हुआ था। इसी दिन पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को
पढ़ा गया। इसी के साथ संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई। इसी के साथ आरंभ हुआ। ठीक है, इसी के साथ में संविधान सभा का बैठक आरंभ हुआ। ठीक है, 9 दिसंबर को ही जब बैठक हुआ तो तात्कालिक तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और तुरंत अगले ही दिन 10 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये आप देखेंगे कई बार प्रश्नों में पूछा गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहला कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और इन्हीं को सर्वसम्मति से, इसी को जब संविधान का निर्माण हो गया, तो जब संविधान का निर्माण हो गया तो देखिएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा भी, संविधान का निर्माण हुआ तो ये जो संविधान सभा थी, जब संविधान का निर्माण हो गया तो इसी संविधान सभा को, जब संविधान का निर्माण हो गया तो इसी संविधान सभा को अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया। अंतरिम संसद का रूप, ठीक है ना। और ये अंतरिम संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया। ठीक ना। संविधान सभा को ही, संविधान सभा में इतने, और एक चीज और याद रखिएगा, जो संविधान पास हुआ था, जो संविधान पास हुआ उस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक क्रम से, संविधान सभा हो गया, संविधान सभा के प्रारूप हो गए, संविधान प्रस्तावना आप लोगों ने देख ही लिया है। अब हम आप लोगों को बता देते हैं, कुछ चीजें बाकी रह गई थी। एक चीज और पॉइंट में नोट कर लीजिए, कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए, संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई थी? कि कुल 12 बैठकें आयोजित हुई। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित हुई थी, पहला बैठक, और संविधान निर्माण के लिए कुल 11 बैठकें हुई थी, क्योंकि अंतिम बैठक में उसको अप्रूवल मिल गया था, इसलिए कुल कितनी बैठक हुई थी? 12। अब आइए प्रस्तावना के बारे में
अब हम संविधान पे बात करते हैं, हमारा संविधान और उसके भाग। उसका भाग, ठीक है मित्रों। संविधान और उसके भाग में देखिए, इसमें हम इम्पोर्टेंट संविधान और उसके भाग से ये मिला पूछा जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान में उसके भाग, एक तरफ भाग दिए होते हैं और उसका विषय दिया होता है कि किस भाग में कौन सा विषय है, मिलान करने के लिए आता है एक प्रश्न। एक नंबर ये पक्का होता है और थोड़ी सी गलती की वजह से आप लोगों को चूक। पहले क्या होता था कि आप एक मिला देते तो सारे मिल जाते थे, अब उसमें आपको 3 मिलाने पड़ेंगे तब चौथा जाके मिलेगा। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, उसको टेक्निकलिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है। कुछ 10-12 पार्ट ऐसे हैं जहां से हमेशा पूछा जाता है, उसी को आप याद कर लीजिए, मुख्य है, आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। देखिएगा, संविधान इधर में लिख दे रहा हूं भाग, ठीक है, और इधर विषय। क्योंकि अनुच्छेद पूछा नहीं जाता तो इसलिए मैं अनुच्छेद का उल्लेख यहाँ करना उचित नहीं समझ रहा हूँ। जब हम लोग संविधान आगे देखेंगे तो अनुच्छेद वाइज उसका वर्णन, टॉपिक और भाग वाइज, उसके बाद उसके अंदर क्या अनुच्छेद में क्या दिया गया उसका हम लोग देखेंगे। भाग एक, भाग एक आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। विषय क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ होगा एवं उसका राज्य क्षेत्र होगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा नागरिकता है, मैं लिखवा दे रहा हूं पर अभी मैं इंपॉर्टेंट भी लगवा दूंगा, नागरिकता। तीसरा भाग है मूल अधिकार। 3, 3, 4, 5, 4 का 5, 6, 7, 8, 9, 9 का 9 का। अब देखिएगा, इसमें तीसरा है मूल अधिकार, ठीक है। चौथा है नीति निर्देश, राज्य के नीति निदेशक तत्व। 4 का हो गया, 4 का क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। 5 क्या है? संघ। 6 क्या है? राज्य। 7 इसको रिपील्ड कर दिया गया है, इसको कहते हैं हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। 8, 8, 9 देखिए, राज है संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र है। 9वां क्या है? पंचायत है। ये क्या है? नगर पालिका। ठीक है। और 9 खा क्या है? सहकारी समिति।
अब देखिएगा दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए आता है, ये आता है, ये आता है, उसके बाद में ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इतने यहाँ से ये अक्षर मिलाने के लिए आपको प्रश्नों में दिख जाएंगे, और कभी कभी इनको भी सम्मिलित कर लेता है, समझ रहे ना, इसलिए जरूर इनको पढ़ के जाइएगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, भाग 3, 4, 5, 4 का 9, 9 का और 9 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या दिया है, मिलाने के लिए दे देगा। दस, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, अरे 22 का, 22 तक मूल संविधान में 22 भाग ही थे। क्यों, आप देखेंगे मूल संविधान में 22 ही भाग थे। भाग 10 में क्या क्या था, एससी विशेष जातियों के संबंध में, विशेष जातियों के संदर्भ में प्राविधान, ठीक है। जैसे सपोज एससी एसटी, 11 भाग 11 था केंद्र राज्य संबंध के बारे में, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। 12 क्या था, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध कैसा है, संबंध, ठीक है। अब भाग 13 आता है, और ये हो गया केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। जानते हैं क्या, जैसे आईएएस, पीसीएस, ये सब चीजें संघ आबलिक राज्य लोक सेवा आयोग। 15 में क्या है, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है। 16 में क्या है, विशिष्ट प्राविधान, संसद एवं विधानसभाओं में, संसद एवं विधानसभाओं में संसद, हाँ, भारतीय आंग्ल ऐसे लिख लीजिए, नहीं इसका नाम एक मिनट जरा देखिएगा, मैं हिंदी में लिखने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहा हूँ, क्या है मिस हो रहा कुछ, जरा देख ले, ज्यादा सही होगा। देखिए मित्रों, ये बेयर एक्ट मैंने लिया है, बेयर एक्ट आप लोग भी ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बिना बेयर एक्ट के पढ़ाई, संविधान की पढ़ाई तो फिलहाल नहीं समझ में आती है।
कुछ वर्गों के लिए, इसको हिंदी में कहते हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, जब आप 17 में आएंगे तो ये हो गया भाषा, 18 में आएंगे तो आपातकाल, 19 में आएंगे तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, भाग 20 आपातकाल के बाद में इमरजेंसी की बात करता है। भाग 20 जो है संविधान संशोधन, ये जो ये 19 नहीं है, ये राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के बारे में छूट। 20 के बारे में आएंगे तो संविधान संशोधन। देखिए इसके आगे 21 भी है और 22 भी है। आप अगर देखेंगे तो 21 के बारे में विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है, और 22 में ये दिया गया है जनरल क्लॉजेज एक्ट। ठीक है, अब देखिए मित्रों, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है, 14, 15, 17, 16, 18 और 20, ये आप याद कर लीजिएगा। ये आपको 2, 2, 4, 5, 6, 7 इधर, और एक चीज और पूछ लेता है आजकल, अभी मैं उसको आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिएगा 2, 3, 5, 6, 7 इधर है और 4 या 5 उधर थे, यानी 12 भाग ऐसे हैं 22 में से जो आपको याद करना है। कि जैसे 10 में कौन सा है, विशेष जातियों के संदर्भ में प्राविधान, 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध, 14 में क्या है, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, 15 में क्या है, चुनाव आयोग, 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्राविधान है, 18 में क्या दिया गया, आपात दिया गया है, 20 में क्या दिया गया है, संविधान संशोधन। ऐसे मिलाने के लिए रहेगा। अब एक जो अक्सर प्रश्नों में पूछा गया है अनुच्छेद के बारे में, आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर